हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं DSSB TGT PGT जो एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी। और उसमें हम लोग कर रहे हैं PYQ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं DSSB ने वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब वो पूरा पूरा एक सेट, जैसे कि रीजनिंग का, मैथ्स का और जीके जीएस का सेट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ वीडियोस मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं और उसी क्रम में ये एक अगला वीडियो है। और ये वीडियो होने वाला है जीके जीएस का वीडियो होने वाला है, जिसमें मैंने अभी जो हाल ही में पीजीटी एग्ज़ाम हुआ है उसमें से कोई एक शिफ्ट का पूरा एक सेट जो जीके जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेके आया हूँ यहाँ पर मैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे उन लोगों के लिए जिनके अभी जो टीजीटी एग्ज़ाम चल रहे हैं वो हैं, ठीक है। वो अभी मतलब अभी होने वाले हैं उन लोगों के लिए। देखो, अभी तक का जो टीजीटी का एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये एनालाइज किया गया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू से आ रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो जीके जीएस के हों। मतलब क्वेश्चन वही घुमा फिरा के कुछ ना कुछ टॉपिक वहीं से पूछ रहा है। और जैसा कि आपको पता ही है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो हम ना केवल वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके अराउंड में जो कुछ और पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं क्वेश्चंस के आने की, उनको भी हम साथ में लेके चलते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अगर आपका जो है कुछ दिनों में अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है या अभी आपके एग्ज़ाम की डेट आगे आने वाली है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी और, ये वीडियो जो है इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, यानी कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो अवेलेबल होंगे आपके सामने। तो आप अपनी जो होगी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब कि ये जो वीडियो है दोनों ही छात्रों के लिए, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए, बातें हो गई बहुत, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ फ्रॉम असम एंड हैज़ रिसीव द ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024। तो निम्नलिखित में से कौन असम से है और उसे ग्रीन ऑस्कर वेटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इसका जो तो सीधा सीधा जवाब है वो तो है भाई आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। अब जानते हैं कुछ और जानकारी। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पूर्णिमा देवी बर्मन है ये है कौन। ये है एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये तो थी इनके बारे में जानकारी। अब जानते हैं कुछ और ऐसे अवार्ड्स की जो आगे एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेता हूँ। हाँ, तो देखिए, अभी जो पद्मश्री अवार्ड हुए थे, जो पद्मश्री अवार्ड की अगर बात करें जो अभी हुए हैं 2025 के, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। देखिए, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, ये अवार्ड एक मिला है इनको जिनका नाम है रिकी केज। और ये कौन है? ये है म्यूज़िक कंपोज़र, ये है म्यूज़िक कंपोज़र हैं। और एक साथ ही ये एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, यानी कि पर्यावरणविद भी हैं, संगीतकार भी हैं और साथ साथ में पर्यावरणविद भी हैं। तो इनको ये इस क्षेत्र में मिला है पद्मश्री अवार्ड 2025। उसके बाद एक और नाम आप याद कीजिए, ये नाम है चेतराम देवचंद पवार, ठीक है। और ये हैं महाराष्ट्र से हैं। इनको ये जो ये अवार्ड मिला है, ये मिला है फॉर फॉरेस्टेशन के लिए मिला है, यानी कि जो पेड़ लगाए हैं इन्होंने उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और साथ ही इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर भी बहुत काम किया है, जल संरक्षण के ऊपर भी बहुत काम किया है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। एक फ़ीमेल यहाँ से आप जो रेसिपिएंट हैं उनका भी नाम याद कीजिए, ये हैं राधा बहन भट्ट, ठीक है। ये जो है ये है उत्तराखंड से है और इनको गांधीयन, जो गांधीवादी जो सोशल वर्कर हैं, ये उनमें से एक हैं। और इनको भी
इसी क्रम में एक अवार्ड मिला भाई, ये अवार्ड पद्मश्री अवार्ड 2025 मिला है। ठीक है, अब इसी क्रम में कुछ और अवार्ड देख लेते हैं। देखिए, एक अवार्ड है, अब शायद आप लोगों ने नाम सुना हो या नहीं, लेकिन इसका नाम है विजडन क्रिकेटर्स एलमनिक अवार्ड 2025। ये जो दो इंडियन क्रिकेटर हैं, एक है मेल क्रिकेटर जो बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं वो, और एक जो फीमेल क्रिकेटर हैं जो बहुत शानदार बैटिंग करती हैं वो, उनको ये अवार्ड मिले हैं। तो आप गैस कर सकते हैं कोई नाम? ठीक है, अब शायद मेल में तो आप गैस कर गए होंगे। बहुत ज़्यादा जो इस समय नींव है इंडियन और फास्ट बॉलिंग की, कौन है? जसप्रीत बुमराह। तो ये अवार्ड मिला है एक जो मेल क्रिकेटर्स में से जसप्रीत बुमराह को मिला है। और फीमेल क्रिकेटर्स की बात करें तो यहाँ से मिला है स्मृति मंधाना को ये अवार्ड मिला है, स्मृति मंधाना। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये एक अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक अवार्ड आता है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और आपने नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा कि आपको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। 2025 का ये मिला है। देखिए, इसमें आपको दो नाम याद करने हैं। एक तो बानू मुश्ताक याद कीजिए आप, बानू मुश्ताक ये है कौन? ये एक ऑथर हैं। और आप याद कीजिए एक नाम, दीपा वशिष्ठ, सॉरी वी नहीं बी है, दीपा वशिष्ठ। दीपा वशिष्ठ नहीं है, आई थिंक, एक मिनट चेक कर लीजिए। तो ये है, हाँ दीपा, ये दीपा बस्ती है, ये इनको अवार्ड मिला है। ये कौन है? ये ट्रांसलेटर हैं, ये हैं ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक। तो यहाँ से ये अवार्ड आ गया। ठीक है, इसके बाद एक और अवार्ड है इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये है गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड, गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड। अभी गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 की बात हम कर रहे हैं। ये दिया किस चीज़ के लिए जाता है? ये पीस में दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है और सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है इस बार का मिला है दलाई लामा को, उनके 19th बर्थडे पर ये अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, और एक अवार्ड और यहाँ से मुझे याद आ रहा है अभी, जो मैंने नोट्स बनाए थे जिसके जो, तो अवार्ड है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। ठीक है, तो ये अवार्ड जो मिला है ये मिला है डॉक्टर सैयद खुर्शीद को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी थी जो मैंने आपको दी। होप कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और आप करके ज़रूर आए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर जो 2 है वो है आपके सामने, विच इंडियन लैंग्वेज spoken predominantly in the state of Karnataka has its own classical status and is known for its ancient literature। कि कौन सी कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है, कौन सी भारतीय भाषा है, एक शास्त्रीय स्थिति भी रखती है और अपने प्राचीन साहित्य के लिए जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा एंड तमिल, और आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, इन चारों में से जो सही जवाब है आपका, कर्नाटक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक शास्त्रीय भाषा जो है उसका नाम है कन्नड़, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अब थोड़ी सी और जो बाकी की जानकारी जानते हैं। देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सबसे पहले यही हो जाती है कि जो कन्नड़ है ना हमारी, वो है वन ऑफ द 6 क्लासिकल लैंग्वेज। जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, क्लासिकल लैंग्वेज मतलब शास्त्रीय भाषाएं जो हैं, उनमें से एक भाषा कन्नड़ भी है। ठीक है, और कुछ विशेष जानकारी ये है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 6
जो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? तो इनमें तो एक भाषा पहले आप देखिए, ये है संस्कृत, ठीक है। एक है तमिल, फिर तेलुगु, मलयालम, और एक जिस बारे में क्वेश्चन था ही, कन्नड़। कितनी हो गई? 3 और 2 5 हो चुकी हैं। एक कौन सी बची है? हाँ, एक और है जिसको हम बोलते हैं उड़िया, ठीक है, उड़िया। तो ये 6 जो है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। इन 6 का नाम आपको पता होना चाहिए था। अब देखिए इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। देखिए जो संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत जो है इंडियाज़ फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज होने का दर्जा इसे प्राप्त है, ठीक है। संस्कृत के बारे में तो खास बात ये है। तमिल के बारे में बात करें अगर, तो तमिल के बारे में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। तेलुगु जो है, तेलुगु जो है इसको एक नाम बोलते हैं, इसका एक नाम है, मतलब कि इसको बोलते हैं इटालियन ऑफ ईस्ट। ऑल्दो मैंने अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक देखा नहीं है जो पूछा गया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो ज़रूर जा सकता है, क्वेश्चन तो बन सकता है कि विच लैंग्वेज इज़ नोन एज द इटालियन ऑफ ईस्ट। तो यह है हमारी तेलुगु भाषा। उसके बाद आप देखिए जो मलयालम लैंग्वेज है, जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, इसकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट यानी कि जटिल लिपि की बात की जाए तो किस भाषा की है? अच्छा, ये सिर्फ इंडियन लैंग्वेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जटिल लिपियों वाली भाषा है उसमें से एक भाषा, इनकी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट जटिल लिपि है वो किसकी है हमारी? वो है मलयालम भाषा की है, ठीक है। उड़िया की अगर बात करें, उड़िया जो है इसको 2014 में क्या दर्जा मिला था किस चीज़ का? शास्त्रीय भाषा होने का। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बाकी भाषाओं के बारे में भी, तो होप ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, द सुबानश्री रिवर अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है सुबानश्री रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की एक क्या है? सहायक नदी है। चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अब देखिए अगर आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब आइए जानते हैं कुछ और विशेष जानकारियाँ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। देखिए एक तो ये है, अच्छा ये सुबानश्री से अगर बात करें क्योंकि ये क्वेश्चन में है, तो सुबानश्री जो रिवर है ना, देखो जो ब्रह्मपुत्र है उसकी बहुत सारी क्या है, बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो सुबानश्री है वो लॉन्गेस्ट, वो क्या है, वो लॉन्गेस्ट सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। एक फैक्ट तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं, ठीक। और जो सुबानश्री रिवर है, एक तो लॉन्गेस्ट हो गई, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इस रिवर के बारे में, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सुबानश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट है इस रिवर के ऊपर, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि इस ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और जानकारी। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कुछ खास बातें। तो देखिए पहली बात ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देखिए बात ये है, सबसे पहले जो इसका ओरिजिन है, यानी कि जो ये निकलती किस जगह से है, तो ये इसका ओरिजिन होता है तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत में भी कहाँ? तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है, उसके पास से इसका मानसरोवर लेक के पास से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इस रिवर के बारे में, मतलब वो तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं वैसे, लेकिन एक उनमें से एक जो फैक्ट ये है कि भाई जब ये वहाँ से निकलती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, इसका नाम होता है वहाँ पे सांगपो। क्या नाम होता है वहाँ पे इसका?
इसका नाम वहाँ पे होता है सांगपू रिवर, ठीक है। शायद इसको हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा, और आगे एक क्वेश्चन है शायद ऐसा कुछ, ठीक है। सांगपू रिवर, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी, उसके बाद जब ये अरुणाचल में प्रवेश करती है रिवर, ठीक है, तो वहाँ पर जो इसका नाम हो जाता है सियांग या फिर दिहांग। कब? जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर इसका नाम है सियांग या दिहांग, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब अरुणाचल से जब बहने के बाद ये पहुँच जाती है आपके बांग्लादेश में पहुँचती है। तो आप बताइए मुझे क्या नाम होता है वहाँ पे इसका? तो जब बांग्लादेश पहुँचती है, वहाँ पर इसी रिवर को बोल देते हैं जमुना रिवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जितनी भी जानकारी है ना, बहुत बहुत कंसाइज़, बिल्कुल कंसाइज़ जानकारी दे रहा हूँ आपको मैं, जो बिल्कुल एक्चुअली एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछी ही गई है। और थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा जानकारी की बात करें, तो इसकी जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो है भाई आपका 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अब अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए, देखो एक तो आपने अभी नाम देखा ही था, सुबनसिरी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो सबसे लंबी है। इसके साथ साथ में देखिए, मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर बताऊं, तो एक तो दिबांग है इसमें, ठीक है। एक है कोपिली है, कोपिली रिवर है। और कौन सी है? और एक लोहित, लोहित है क्या, ऐसे ही कुछ नाम था। एक कामेंग रिवर है, एक कामेंग रिवर है। और एक मानस रिवर है, एक मानस है। तो ये सारी जो है इसकी ये है इनकी क्या, इसकी सारी ट्राइब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी मुझे भी याद आया, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने नोट किया था इसके बारे में। तो फैक्ट ये था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये बनाती है वर्ल्ड्स दुनिया का लार्जेस्ट दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, ठीक है। अब आप लोग ये बता दीजिए ज़रा एक बार कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है कौन सा, ठीक है, और ये किस नदी के साथ मिल करके ये डेल्टा बनाती होगी, ये वाला, और ये बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो आंसर जो है इसका, वो उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये सबको पता होगा नाम ना, सुंदरबन डेल्टा। और ये जो है ये बनता किससे है? जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा नदी के मिलने पर, ये दोनों मिल करके बनाती हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा है समझ जाइएगा आप। तो ये दोनों मिलकर बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया साथ में, ठीक है। अब आइए जानते हैं बाकी कुछ रिवर्स के बारे में। और तो फिर से थोड़ा सा कलर चेंज किया जाता है। तो अगली जो रिवर इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं, वो है गंगा रिवर। अब गंगा रिवर के बारे में भाई आप लोगों को वैसे ही बहुत जानकारियाँ हैं। तो एक तो आपको पता है कि लॉन्गेस्ट जो रिवर है इंडिया की, वो है कौन सी? गंगा रिवर है। अब इस चलो इसको लिख ही लेते हैं। एक तो लॉन्गेस्ट रिवर है, दूसरा ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और जब ये वहाँ से निकलती है, तब इसका नाम गंगा तो वहाँ पे होता नहीं है, तो वहाँ पे नाम क्या होता है? वहाँ पर इस रिवर का नाम होता है भागीरथी रिवर, ठीक है। वहाँ पे नाम होता है भागीरथी रिवर, ठीक है। और जब ये उसके बाद देखो, भागीरथी रिवर बनी बनी बनी, और यहाँ से एक रिवर और आई, इस जगह पे दो रिवर मिलके फिर जब ये आगे बढ़ती हैं इस तरह से, फिर जब ये आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। मतलब यहाँ से ही इसका नाम, ये गंगा नाम से आगे बहती है। अच्छा, ये जगह कौन सी जहाँ मिल रही है? तो ये जो जगह है, ये जगह है देव प्रयाग। ये कौन सी जगह है? यह है देव प्रयाग जगह। अच्छा, यहाँ पर रिवर कौन सी आगे मिलती है? तो यहाँ मिलती है अलकनंदा रिवर, किससे? भागीरथी के साथ मिलती है, और फिर ये गंगा नाम से आगे की फ्लो होती है, ठीक है। अब आगे फ्लो होते होते अगर ये बांग्लादेश पहुंच जाती है, अगर नहीं मतलब पहुंचती ही है बांग्लादेश, जब ये रिवर पहुंचती है, तो बांग्लादेश में इस रिवर का नाम वहाँ पर फिर चेंज हो जाता है, और वहाँ पर नाम इसका पड़ता है क्या? वहाँ पर इस रिवर का नाम हो जाता है पद्मा रिवर, ठीक है।
ये हो जाता है पद्मा रिवर। ठीक, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी गंगा रिवर के बारे में। आइए अब जानते हैं जो हमारी अगली रिवर है, जिसका नाम है यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये देखिए, यमुना रिवर के बारे में एक जानकारी ये इम्पॉर्टेंट है कि ये रिवर है, ये निकलती है यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से। ये निकलती है यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से। ये भी उत्तराखंड के पास ही। अच्छा, जो गंगोत्री वो भी उत्तराखंड के पास ही। तो ये उसके बाद इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि ज्वाइन करती है किसको, गंगा रिवर को, किस जगह पर, ये करती है प्रयागराज में। प्रयागराज में ज्वाइन करती है गंगा को, और प्रयागराज इसीलिए वहाँ बनता है प्रयागराज संगम। ठीक है, और वहाँ पर एक नाम और है, त्रिवेणी संगम भी यहीं पर है, त्रिवेणी संगम। ठीक, उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से है। ठीक है, इसका एक निक नेम और है, अब शायद ही किसी एग्जाम में पूछ लें, लेकिन पूछ भी सकते हैं, कुछ पता नहीं है। इसका निक नेम है ब्लू रिवर, इसे बोलते हैं, नीली नदी इसे बोलते हैं। नीली नदी यानी कि ब्लू रिवर इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये गंगा से मिलती है ना, तो उसके बाद इसका कलर शायद नीला हो जाता है, इसलिए इसको नीली नदी बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली रिवर की तरफ। तो अगली जो रिवर है वो है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वीडियो भाई थोड़ा स्लो जा रहा हो तो उसके लिए तो भाई देखो ऐसा है, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग भी कर लीजिए। देखिए, स्लो वीडियो डालना है, थोड़ा सा वीडियो स्लो पेस में इसलिए आ रही है, और थोड़ी सी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी और दे दूँ, जिससे कि क्या हो, अगर कोई क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द का कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप अटैम्प्ट कर लो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये लोग सब पहली बार पढ़ रहे हो, आप लोगों ने ये पहले से सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्या है ना, देखो मुझे लगता है जो इम्पॉर्टेंट होता है खासकर ऐसे जो ये हमारा थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, इनमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, इतना सारा भाई कितना याद रख लेगा कोई इंसान, तो बार बार रिवीजन करना पड़ता है। इसीलिए मैं एक तरीके से आपका रिवीजन ही करवा रहा हूँ, बस कुछ नहीं। मैं कोई ऐसी जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ जो आपको पहले से पता नहीं हो, सबको पता है ये सारी जानकारियाँ, सारी बुक्स में जानकारियाँ हैं। ठीक है, बस मैं वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को रिवाइज करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जानते गोदावरी के बारे में। देखिए, जो गोदावरी जो रिवर है, ये इसका जो ओरिजिन है, जो ये निकलती है, ये नासिक से निकलती है। और नासिक कहाँ है आपको पता है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब आते हैं, इसको बोलते हैं किस और नाम से जानते हैं इसको? ठीक है, आप लोग बताइए पहले। तो हाँ, इसको जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं इस रिवर को। ठीक है, और दक्षिण गंगा के नाम से क्यों जानते हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो रिवर है, ये लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी रिवरों में से? जो पेनिनसुलर रिवर्स है हमारे, ये जो साउथ की जो रिवर्स हैं, उनमें से सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है, इसके लिए इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा, क्योंकि गंगा सबसे लंबी नदी है और ये दक्षिण में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगली जो रिवर है, देखिए उसका नाम जान लीजिए। तो उसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। पहली बात तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से। अच्छा, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो भाई ये मत समझना कि सारा सब कुछ यहाँ पे ये इंग्लिश में ही चल रहा है, इंग्लिश माध्यम में, क्योंकि देखो बहुत हद तक अब प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे भी इंग्लिश में लिखने की ज़्यादा, तो हिंदी में लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उतना जल्दी एफिशिएंटली नहीं लिख पाता हूँ हिंदी में, मतलब इतना जल्दी जल्दी। तो आप लोग भाई थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा हिंदी माध्यम वाले यहाँ पे। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं हिंदी में बता रहा हूँ पूरे पूरे साफ साफ। ठीक है, बस थोड़ा लिख रहा हूँ उसको इंग्लिश में, और कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और वो भी इसलिए क्योंकि भाई थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना आसान होता है। ठीक है, जैसे मैं टाइप में लिख रहा हूँ इसे, तो इंग्लिश में लिखना थोड़ा आसान होता है, इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो नर्मदा जो रिवर है वो अमरकंटक की पहाड़ियों पर है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू आप बोल दीजिए इसको। ठीक है, और ये कहाँ है, ये भी पूछ लेते हैं कितनी बार कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये हैं मध्य प्रदेश में है। और जो नर्मदा के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ जो बनता है, वो देखो जो गिनी चुनी जो रिवर्स हैं, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं हमारी, यानी कि जो जाके कहाँ गिरती हैं, जो अरेबियन
सी में जाकर गिरती हैं, उनमें से एक रिवर कौन सी है? मुख्य रिवर जो है वो नर्मदा रिवर भी है, जो अरेबियन सी में जाके गिरती है। और इसे एक और नाम यानी कि जो रेवा नाम है, इससे भी इसको जाना जाता है। ये है इसके बारे में एक और विशेष जानकारी। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा कुछ और क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज इन तिब्बत? तो तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में से जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ लिया है, इसे सांगपो नाम से जानते हैं। कहाँ? तिब्बत में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं 1 मिनट में कुछ और बताना चाहता था, यहाँ पे मैं भूल गया बताना। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। तो भाई देखो, एक जो हमारा है, जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं बहुत बार पूछते हुए, जो हमारा इंडस यानी कि जो हमारी सिंधु जो नदी है ना, उसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, आपको पता ही होगा। और इनके ना एंशियंट नेम पूछ लिए जाते हैं। इनके जो प्राचीन नाम है, इनके जो प्राचीन नाम है वो काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो भाई, और तो ये जान लेते हैं एक बार, और कौन कौन सी रिवर्स हैं। देखो, पहले तो सारी रिवर के नाम लिख लेते हैं फटाफट से। आप मुझसे पहले तो आप ही लिख लीजिए। देखो, एक रिवर है, इसका नाम है, जो इसकी सहायक है, इंडस की सहायक नदियों के नाम, एक है झेलम। ठीक है, फिर आती है हमारी रावी, एंड अगेन बियास, सतलज, और ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी कौन सी नदियाँ जो सब क्या हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कोई मिस हो गई है? हाँ, एक रह गई शायद, एक रह गई, कौन सी? चिनाब रह गई, थोड़ा सा दूर रख लेते हैं, चिनाब रिवर। ठीक, अब देखिए, जो झेलम रिवर है, इसका जो प्राचीन नेम है वो है वितास्ता, वो है वितास्ता। रावी जो रिवर है, उसका जो है प्राचीन नेम वो है पुरुषनी, ये है पुरुषनी, या इसको इरावती भी कह देते हैं, इरावती। ब्यास का जो नाम है वो है प्राचीन नेम, वो है विपाशा, विपाशा। सतलज रिवर का जो नाम है वो है शतुद्री, बोलते हैं शायद से, शतुद्री, शतुद्री। ठीक है, ये नाम है इसका। चिनाब जो रिवर है, इसका नाम है अस्किनी, सॉरी असिकनी बोलते हैं इसे, असिकनी, ये नाम है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाए। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द रशियन मर्चेंट हु विजिटेड बिदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ महमूद गवान। तो महमूद जो गवान था, इसके समय में कौन सा जो रशियन मर्चेंट था उसने यहाँ पर ट्रैवल किया था? तो देखिए, जो इसका जो सही जवाब है वो तो है भाई आपका ऑप्शन नंबर 4, ये है अथानासियस निकट और निकितन, अथानासियस निकितन, ये इसका नाम है पूरा। इसने यहाँ पर ट्रैवल किया था इस समय पर। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे से देखिए, जो इस समय जो रेन था हमारा, जो जो समय था, वो था बहमनी जो सल्तनत थी, उस समय की बात ये है, ये है बहमनी सल्तनत, ये बात है। और अगर देखा जाए इस समय पर, तो यहाँ पर जो कैपिटल थी ना उस समय पर, इनकी बहमनी सुल्तान की जो कैपिटल थी, तो वो थी बिदर, वो थी बिदर। और जब ये निकितन यहाँ पे आया था, तो इसने एक ट्रैवलॉग लिखा था, यानी कि इसने अपनी यात्रा का एक वृत्तांत लिखा था, मतलब अपनी यात्रा के बारे में लिखा था, जिसका नाम इसने रखा अ जर्नी बियॉन्ड, अ जर्नी बियॉन्ड द 3 सीज़, ये इसके ट्रैवलॉग का नाम था। महमूद गवान की अगर बात करें, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। महमूद गवान, महमूद, अच्छा, मोहम्मद गवान, क्या स्पेलिंग हो रही है इसकी? मोहम्मद गवान की अगर बात करें,
तो भाई ये था, किस पोस्ट पे था, ये था वजीर ऑफ सुल्तान्स। ये जो सुल्तान होते थे उस समय यमनी, उनका वजीर था। और उस समय कौन था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह थर्ड जो था वो सुल्तान था, उसका वजीर था मोहम्मद गवा। कुछ और ट्रैवलर्स की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अब जानना। देखिए, एक तो आपको पता होगा, एक ट्रैवलर का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, तो इसके बारे में आप बताइए कि पहले तो ये ट्रैवलर था कहाँ का। तो ये था मोरक्को से आया था, मोरक्कन ट्रैवलर था। पहली बात तो ये आया किसके समय में था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और इसने एक बुक लिखी थी अपनी, जिसका नाम था जिसका नाम था रहीला। ठीक है, इसका नाम था रहीला। एक ट्रैवलर उसके बाद आपको पता होगा, इम्पोर्टेंट है, डोमिंगो पीस। तो आप बताइए ये किसके समय पे आए थे। तो ये आए थे जो विजयनगर किंग थे, विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेव राय यानी केटीआर, उनके समय पे ये आए थे विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे ट्रैवलर आपको पता होगा, निकोलो दी कॉन्टी। तो ये देखो, ये जो निकोलो दी कॉन्टी है, ये दो बार आया था। एक बार तो ये आया था अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में आया था। फिर आगे दोबारा जब आया ये देव राय सेकंड के समय पर आया था। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको पता ही होगी पहले से, आपका एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रखा है कि विच इंडियन पैरा एथलीट सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 कैटेगरी एट द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 इन कोबे जापान। जो ये देखिए, यहाँ से याद कीजिए, कोबे जापान में हुई थी 2024 की पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। इनमें से किसको यहाँ पे, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, कौन है वो एथलीट। देखिए, तो जो वो एथलीट हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है दीप्ति जीवन जी। दीप्ति जीवन जी इनका नाम है। और इन्होंने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने जो पहला रिकॉर्ड था उसको तोड़ के एक नया रिकॉर्ड सेट किया, जहाँ पर इन्होंने जो टाइम लिया था 400 मीटर में, कितना लिया था, 55.07 सेकेंड का टाइम लिया था। ठीक है, और जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा ब्रियाना क्लार्क का। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, ब्रियाना क्लार्क का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। कहाँ की है, ये है बंदी भाई यूएसए की। तो उसका रिकॉर्ड तोड़ा इसने, तो 55.12 सेकेंड का समय इन्होंने लिया था। ठीक है, जब रिकॉर्ड बनाया था, और इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दीप्ति जीवन जी ने ये रिकॉर्ड सेट किया नया, 55.07 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है शायद ये रिकॉर्ड इस समय इससे भी कम था, लेकिन हाँ, इसको चलो 55.0 सेकेंड भी मतलब बहुत 5.05 सेकेंड का यहाँ पे अंतर, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है, अगर हम एथलेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसे तो। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर हम कुछ और पैरा एथलीट्स के बारे में जाने जो काफ़ी चर्चित रहे थे। देखिए, एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सुमित अंतिल का। तो इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो पहले तो आप ये बताइए ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और ये है पैरा एथलीट है। तो भाई ये वही हैं जो हमारे गोल्डन बॉय थे, यानी कि जो नीरज चोपड़ा जिस स्पोर्ट को खेलते हैं, मतलब कि जेवलिन, भाला फेंक में, ये भी भाला फेंक में, यानी कि ये पैरा एथलीट है, और इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और ये एशियन गेम्स 2023 की बात थी। उसके बाद अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जान लें, देखो, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन पैरा एथलीट, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं यहाँ से, मैं पैरा एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल, जिसने गोल्ड मेडल जीता पैरालंपिक में। पैरालंपिक में जैसे ओलंपिक होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो
जो थोड़े से दिव्य मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जो पूरे तरीके से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए पैरालंपिक करवाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो पहली इंडियन वुमेन पैरा एथलीट्स थी जिन्होंने एक मेडल जीता है, सॉरी यहाँ पे मैं गोल्ड मेडल लिख बैठा क्या, सॉरी ये है मेडल्स ओनली, सिर्फ एक मेडल जीता है। इनका नाम क्या था? तो देखिए ये भी बहुत काफ़ी फेमस नाम हुआ था उस समय पर। इनका नाम है दीपा मलिक। ठीक है, इन्होंने जीता था क्या, इन्होंने जो मेडल जीता था वो था सिल्वर मेडल, और स्पोर्ट था इनका शॉट पुट। ठीक है, ये इनका स्पोर्ट था। अच्छा, ये बात कब की है, ये है कौन सा इवेंट था, ये इवेंट था रियो 2016 की बात है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, इनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये है एक, इन्होंने ये भी देखो, ये भी जो स्पोर्ट है ये खेलते थे जेवलिन। ठीक है, ये भी एक पैरा एथलीट है, जेवलिन थ्रो खेलते थे। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए, और यहाँ से एक फैक्ट और देखिए, जो इंडिया का फर्स्ट गोल्ड आया, ठीक, इसमें एट टोक्यो 2020 पैरालंपिक की बात की जाए तो वो कौन लाई थी, वो लाई थी भाई, इनका नाम है अवनी लेखरा। ये मैंने तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है कि जो अवनी लेखरा है वो किस स्पोर्ट से यहाँ पे संबंधित है, ये बताइए। तो देखिए ये लाई थी भाई 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, एयर राइफल स्टैंडिंग में, यानी शूटिंग से यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, निशानेबाजी से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप बताने की कोशिश कीजिए मुझे, इंडियाज़ ब्लेड रनर, इंडियाज़ ब्लेड रनर किसे बोला जाता है? अच्छा, पैरा एथलीट की बात हो रही है, तो किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है भाई मरियप्पन थांगवेलु को। मरियप्पन थांगवेलु, ये इनको बोला जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ मशीन इज़ यूज बाय अ फर्म, एक मशीन एक फर्म ने यूज़ की, द एक्सपेंडिचर डन ऑन नॉर्मल रिपेयर ऑफ द मशीन, उसका नॉर्मल का कुछ रिपेयर वगैरह करवाया, उसको बोला गया एक्सपेंडिचर बाय द फर्म ऑन द डैश ऑफ द मशीन, को डैश ऑफ द मशीन बोला जाएगा। तो देखिए ये है एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, और यहाँ पे जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन 3 डेप्रीशिएशन, इसका है सही जवाब। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कुछ थोड़ी सी जानकारी जो हासिल करने की कोशिश की है। देखिए, एक तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर देखो, पहले तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। देखिए, इससे हमें लंबे समय पर, देखो हमने कोई चीज़ खर्च करी, हमने कोई ज़मीन खरीदी, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, बनाई है, मशीनरी है, कोई मशीन खरीदी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हमने काम करवाया है। ठीक है, हम एक फर्म की बात करें, किसी कंपनी में, की बस हम आप बात समझ लीजिए, तो भाई वो हमें लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाती है, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, और इससे हमारे एसेट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इतना याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है? एक तो वो डे टू डे रनिंग होता है, यानी कि जो रोज़ाना उसमें कुछ चल रहा होता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट होते हैं, इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होते हैं, लगभग एक साल के अंदर इसको माना जाता है। इसका एग्जांपल जैसे कि हमने, अच्छा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो आया उसमें से हमने कुछ खर्च कर दिया, तो जैसे मजदूरी हो गई, किराया दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रिपेयर ऑफ मशीन, ये सब किस में आता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है? जहाँ पे बहुत हैवी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, बेनिफिट्स ओवर मैनी ईयर्स, जिनको बेनिफिट्स है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। एग्जांपल जैसे कि बिग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, हमने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करा तो लंबे समय तक चलता रहेगा, तो R&D कॉस्ट जो होती है ये सब इसमें आ गई। ठीक है, अगला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है? स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट यूज़, तो इसमें हम गुड्स और सर्विसेज में डायरेक्ट यूज़ के लिए यहाँ पे हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल हैं फूड, क्लॉथ्स और हाउस होल्ड बिल्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इनकम यूज टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स,
ठीक है, जब हम इनकम लगा के कुछ कैपिटल एसेट कुछ भी हम बना रहे हैं, हमने कोई मशीन खरीद ली, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने फैक्ट्री यहाँ पे एक्सपेंड कर दी, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर। ठीक है, तो जो हमारा एसेट था, जो हमने जोड़ा था सामान, उस पर भाई किसी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वगैरह ये आप लोग एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है भाई, क्योंकि अगर किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है पहले से, तो ज़्यादा दिमाग खपती करने की इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इस फिशरीज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। कौन सा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन आजीविका का प्रमुख स्रोत नहीं है? मत्स्य पालन वहाँ पर आजीविका का प्रमुख स्रोत नहीं है। किस राज्य की यहाँ बात हो रही है वो बताना आपको। ठीक है, तो भाई जो आपका देखिए, मत्स्य का मतलब मछली पालन कहाँ पर होगा? ऐसी जगह होगी ना जहाँ जिसके आसपास क्या हो, जिसके आसपास समुद्र हो, सी हो, तो वहीं तो मछली पालन ज़्यादा होता है। देखो अब, और जहाँ नहीं होगा तो वहाँ तो भाई मछली पालन नहीं होगा ना उतना, वहाँ इसका मेन सोर्स नहीं होगा। तो देखो ना कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब में ये सब समुद्र के पास वाली जगह है, तो यहाँ तो हो सकता है भाई, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई समुद्र नहीं है, लैंड लॉक जगह है, बिल्कुल ज़मीन से घिरी हुई जगह है। तो इसका तो सही जवाब है वो भी है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए कुछ और जानकारी यहाँ से हासिल करें अगर, अच्छा कुछ और क्वेश्चन आपके सामने फैक्ट में शेयर करूँ तो, एक तो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य बताइए आप इंडिया में कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है ये बताइए। ठीक है, लार्जेस्ट ब्लैक सॉइल जो कवर करता है एरिया, वो कौन सा है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये बताइए। कॉफ़ी का प्रोड्यूसर कहाँ कौन है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है? इसके बाद आप बता दीजिए और क्या क्या है, जूट के बारे में बता दीजिए चलिए, और एक और है नेचुरल रबर। ठीक है, ये बताइए। तो आइए जानते हैं इनके आंसर। सबसे पहले लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन सा है? चाय की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ है? असम में है। ठीक है, शुगर केन ये है उत्तर प्रदेश, यानी कि गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ब्लैक सॉइल ये है गुजरात में। और आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लैक सॉइल भाई कौन सी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वो भी यहीं पे ना, कॉटन, तो ये भी कहाँ है? गुजरात में, क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल में कॉटन की फसल अच्छी होती है। ठीक है, कॉफ़ी की अगर बात कीजिए तो ये है साउथ का एक राज्य जिसका नाम है कर्नाटक। ठीक, और राइस की बात की जाए तो ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। जूट की बात की जाए तो ये भी पश्चिम बंगाल ही है। नेचुरल फाइबर की बात करें तो ये है केरला। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वाज नोन एज कर्नाटका साम्राज्यमु। ठीक है, कर्नाटक साम्राज्य में किस साम्राज्य को जाना जाता है, किस एम्पायर को जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चोला, विजयनगर, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो देखिए भाई, इसमें से जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, कौन सा है? विजयनगर एम्पायर। तो आइए जानते हैं जरा बारी बारी से इन सबके बारे में एक बार। तो सबसे पहले देखिए जो चोला एम्पायर है, चलो अगले पेज में लिख लेते हैं यार। सबसे पहले हम चोला एम्पायर के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं, चोला एम्पायर के बारे में। ठीक है, एक तो ये है 9 से 13वीं शताब्दी तक, ठीक है, सेंचुरी में था। इसको फाउंड किसने किया था, मतलब किसने इसको स्थापना किसने की थी? तो ये थी, इनके नाम था विजयालया चोला, इनका नाम था। जो संस्थापक माने जाते हैं इस एम्पायर के। इनकी जो कैपिटल है वो थी थंजावुर, कैपिटल है थंजावुर थी। ठीक है, बाद में
कैपिटल है वो पहुंच गई इनकी गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, गंगई कोंडा चोलापुरम। फेमस जो रूलर की बात की जाए यहाँ से, तो ये थे एक तो राजा चोला फर्स्ट, एक हैं राजेंद्र चोला फर्स्ट, और ये जाने जाते हैं भाई स्ट्रॉन्ग नेवी के लिए। किस चीज़ के लिए? स्ट्रॉन्ग नेवी के लिए ये जो एम्पायर था ये जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेम्पल भी आता है जो भी बहुत बार पूछा गया है, इसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। देश्वर क्या? बृहदेश्वर। तो बृहदेश्वर टेम्पल ये कहाँ है? ये है थंजावुर में, जो पहले इनकी कैपिटल हुआ करती थी, थंजावुर में। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि जो चोल शासक थे ना, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? जो उनका प्रतीक चिन्ह था भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली, तो ये याद कीजिए, ये था टाइगर। ठीक है, ये था टाइगर। अब जानते हैं थोड़ा चालुक्य एम्पायर के बारे में। चालुक्य एम्पायर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक तो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है पुलाकेशिन फर्स्ट, यहाँ के तो फाउंडर थे। इनकी दो कैपिटल थी, एक तो एक कैपिटल थी इनकी, जो अर्ली कैपिटल थी वो थी बादामी, या इसको वातापी भी पूरा करते थे। और एक कैपिटल जो थी, दूसरी कैपिटल जो थी इनकी, जो वेस्टर्न कैपिटल थी वो थी कल्याणी, ये थी कल्याणी। और इनके एक रूलर थे जिसका नाम था पुलाकेशिन सेकंड। इन्होंने डिफीट किया था हर्षवर्धन को। और यहाँ से जब देखो, जब इन्होंने यहाँ पे हर्षवर्धन को हराया था तो उन्होंने एक टाइटल यहाँ पे अडॉप्ट किया था। देखो, एक तो उन्होंने जो एग्ज़ाम में पूछा था काफ़ी बार, यह है दक्षिण पथेश्वर, यानी कि लॉर्ड ऑफ साउथ। तो उन्होंने दक्षिण पथेश्वर यानी कि लॉर्ड ऑफ साउथ, यानी कि साउथ का भगवान, ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे एक टाइटल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर लिया था अपने नाम के आगे। ठीक है, तो ये थे चालुक्य। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा राष्ट्रकूट के बारे में, राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में। यहाँ पे बस थोड़ा आपका एक रिवीजन जैसा हो जाएगा, बाकी तो भाई आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्टेड है। राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट जो है इनके बारे में देखिए, इम्पोर्टेंट ये है, एक तो जो इनके फाउंडर थे उनका नाम था दंती दुर्ग इनका नाम था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी मान्यखेता, जो कि कहाँ है? ये है कर्नाटक में, यह है कर्नाटक में। यहाँ के जो रूलर्स कुछ फेमस जो हैं, एक तो थे अमोघ वर्षा, और यहाँ पर एक इनकी तरह बनाया गया टेम्पल है जिसे बोलते हैं हम कैलाशा टेम्पल। ये कहाँ है? एल्लोरा में। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जानकारी ये है। आगे और कोई वंश बचता है? हाँ, एक थोड़ा विजयनगर के बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। विजयनगर के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लें, इसके बारे में भी अगर कर ही रहे हैं तो। विजयनगर के बारे में देखिए, एक तो ये है, यहाँ से ये जरूर पूछ लेता कि कब इस्टेब्लिश हुआ था। 1336 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसने इस्टेब्लिश किया था? इस्टेब्लिश किया था भाई, यहाँ के जो फाउंडर थे दो थे, एक थे हरिहर राय फर्स्ट और थे एंड बुक्का राय फर्स्ट, इन्होंने यहाँ पे किया था। तो ये कौन से डायनेस्टी से? देखो, यहाँ पे 4 डायनेस्टी थी, संगम, सुलभ, तुलुप और अराइविडू। उसमें से एक जो डायनेस्टी थी संगम से, ये थे
संगम डायनेस्टी से ये। कैपिटल इनकी बात की जाए तो इनकी कैपिटल थी हम्पी, इनकी कैपिटल थी। और जो इम्पोर्टेंट रूल है यहाँ पे केडीआर हैं जो थे तुलुव डायनेस्टी से थी ये थे। ठीक है, तो यहाँ पर ही हो गया ये थोड़ा सा रिवीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एज ऑन जुलाई 2024 विच मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ओवरसीज द पोर्टफोलियोज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग एंड कॉरपोरेट अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जुलाई 2024 तक कौन से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना और कॉरपोरेट मामलों के विभागों की देखरेख करते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाला कोई क्वेश्चन होगा, तो एक बार पूछ लिया उन्होंने पूछ लिया। तो देखिए फ़िलहाल फिर भी इसका जो आंसर है वो है आंसर 4, जो यहाँ पे ये हैं हमारे इंद्रजीत सिंह, जो वो हैं जो राव इंद्रजीत सिंह हैं, ये यहाँ पे आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द phenotypic ratio of a long plant to a dwarf plant if a heterozygous long pea plant is crossed with a homozygous dominant long pea plant? तो ये साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा था, तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। जो एक मेंटल थे, उन्होंने, मेंटल उनका नाम है, उन्होंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने जो प्लांट लिया था, पी प्लांट लिया था। देखो एक जानकारी यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट कौन सा था, तो प्लांट तो था पी प्लांट। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर है, देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका ऑल लॉन्ग पी प्लांट। ठीक है, अब ये बहुत साइंस, मतलब अगर इसको समझने जाएंगे तो भैया हमें बहुत साइंस की थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट के, तो इतना लंबा डीप हमें जाना नहीं है। फिर भी तो थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से आगे पूछी जा सकती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वो कुछ ऐसी है, एक तो जो साइंटिस्ट थे इनका जो पूरा नाम है वो तो है भाई ग्रेगर मेंडल है, ग्रेगर मेंडल है। इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया था? एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था पी प्लांट पर। तो यहाँ से पूछ लेते हैं, एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपना वो किस प्लांट के ऊपर किया था, तो वही वो प्लांट का नाम है पी प्लांट। अच्छा, और इनको जो जो ग्रेगर मेंडल साहब हैं इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो भाई मतलब ये जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए, बाकी भाई बहुत थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो अब भाई जो जाना चाहता है वो चले जाए किसी भी तरीके से। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है आपका जनगणना से। तो फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस है इंडिया में, तो वो कंडक्ट हुई थी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से ईयर में? तो जो इसका सही जवाब है वो तो है भाई, पहली जो कंप्लीट सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी। और अगर थोड़ी जानकारी यहाँ से ले तो देखिए उस समय पर 1881 में ये किसकी देखरेख में थी? तो ये थे हमारे लॉर्ड रिपन थे उस समय पर। और सिंक्रोनाइज थी ये पहली बार, लेकिन ये तो पहली जो है कंप्लीट सेंसस है। लेकिन इससे पहले भी एक सेंसस हुई थी, जो वो हुई थी आपकी भाई 1972 में हुई थी, लेकिन वो कंप्लीट सेंसस नहीं थी। तो सॉरी 19 जो बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, 1872, सॉरी माफ़ करना भाई गलती के लिए। 1872 में, यानी कि 1872 में पहली सेंसस जो हुई थी। अगर अगर क्वेश्चन आता है कि अगर कंप्लीट वर्ड आगे नहीं आता है तो मेरे अनुसार जो आंसर होगा वो होगा 1872। लेकिन आता है क्वेश्चन में कि पहली कंप्लीट सेंसस, तो आंसर है 1881 में। ठीक है, अब कुछ जानकारी और, बेसिक जानकारी। एक तो ये है कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है, हेनरी वॉल्टर को कहते हैं। ठीक है, अभी सेंसस करवाता कौन है? सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये जो कंडक्ट करवाते हैं ये है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यहाँ पे जो है सेंसस को करवाते हैं। थोड़ा सा अगर देखो, वैसे तो हमने बहुत बार सेंसस, मतलब मैंने शायद 2 बार तो कर ही लिया। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, सेंसस से क्वेश्चन 100% आ रहा है। तो भाई सेंसस को
करो भाई, बार 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 उसके फैक्ट तो पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि भाई जो जी के जीस वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सब कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं। एवरेज यहाँ पे मेरे ख्याल से 12 से 15 क्वेश्चन रहता है। इससे ऊपर बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, जिन्होंने बहुत डीप पढ़ा वही लोग कर पाते हैं। और जब आपको पता है ना कि सेंसस से क्वेश्चन आना है, तो पढ़ लो भाई, एक बार, एक दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं 2011 की सेंसस की, 2011 की सेंसस की बात करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो थी 121.08 करोड़, 121 करोड़ आप लगभग बोल सकते हैं। जिसमें से जो मेल पॉपुलेशन थी वो थी 62.3 करोड़, और जो फीमेल पॉपुलेशन थी वो थी 58.7 करोड़ थी। थीम यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना था, उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम थी, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे से अगर जाने जाएँ तो देखिए, एक तो आप बताइए मुझे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था ये बताइए। डेंसिटी क्या क्या पाई गई थी, यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना था, ठीक है। तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात की जाए तो ये था 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था जनसंख्या घनत्व था, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या जो घनत्व था ना भाई, जनसंख्या घन, अरे रे रे सॉरी, मैंने, अच्छा ये डेंसिटी यहाँ था ना, ऐसा समझ लीजिए, ये है जनसंख्या घनत्व 382 पर किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ था, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व था किस राज्य का था, वो था बिहार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था, वो था अरुणाचल प्रदेश का। तो बिहार का सबसे ज़्यादा था, कितना था, तो ये था 1106, 1106, मतलब कि 1 किलोमीटर में बिहार में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अरुणाचल का था 17, ठीक है। अच्छा, और ये बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था वो था कितना, ये था, एक मिनट, हाँ, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था वो था 17.7%, ये था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, ठीक है। अब आप बताइए सेक्स रेशियो क्या था, बताइए जो लिंग अनुपात है वो कितना था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन से था, सबसे हाईएस्ट कौन सा था, और सबसे लोवेस्ट कहाँ का था लिंग अनुपात, ये बताइए आप, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, शिशु लिंग अनुपात ये क्या था, ये आप बताइए। लिटरेसी रेट बता दीजिए आप, लिटरेसी रेट ये बताइए, और इसमें भी वही सबसे हाईएस्ट कहाँ का है और सबसे लोवेस्ट कहाँ का है। साथ में ही भाई, साथ में आप ये भी बताइए मेल का कितना था और फीमेल का कितना लिटरेसी रेट था, ठीक। तो आइए जानते हैं जानकारी को। सबसे पहले है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो कितना था, ये था भाई 940। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उनके रेशियो में कितनी महिलाएं की बात यहाँ पे हो रही है। तो 940 था सेक्स रेशियो, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो था वो उसी राज्य का था जिसकी लिटरेसी भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किसका था ये था केरला का, ठीक है। कितना था, ये था 1084, 1084 था। लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात की जाए तो जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो था वो है हरियाणा का, वो है हरियाणा का 879 यहाँ का सेक्स रेशियो था। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए, ठीक है। और ये कुछ चाइल्ड सेक्स जो रेशियो होता है वो 6 साल तक उम्र के बच्चों का से निकाला जाता है, और ये था 919 था यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंग अनुपात। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट था ओवरऑल 74.04, यानी कि 74.404%, यानी कि जो साक्षरता दर है वो इतना था। जिसमें से जो मेल साक्षरता दर थी
वो थी 82.14%, और जो फीमेल साक्षरता दर है वो है 65.46%। ठीक है। अच्छा बताइए, लिटरेसी रेट हाईएस्ट कहाँ की है, लोवेस्ट कहाँ की है? तो देखो, जो हाईएस्ट है, अगर हम राज्य की बात की जाए तो केरल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है। लिटरेसी रेट की बात की जाए 94 है, यहाँ पे 94% है। और अगर हम बात करें वहीं यूटी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ की है, तो यूटी में है लक्षद्वीप की। ठीक है, लक्षद्वीप की हाईएस्ट है। लोवेस्ट कहाँ की है, तो लोवेस्ट तो है भाई, कहाँ की है, लोवेस्ट है आपकी बिहार की। सबसे कम जो लिटरेसी रेट है बिहार का है, अगर बात की जाए कहाँ, किसकी, राज्यों की। और अगर बात की जाए यूटी की, तो वह है ये दादरा नगर हवेली। दादरा हवेली जो है ये यहाँ का सबसे लोवेस्ट है। ठीक है। फिर आप देखिए कुछ और फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किस जगह पर है, तो देखो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे थी, यूपी की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन थी स्टेट की बात की जाए तो। और सबसे कम कहाँ की थी, सबसे कम पॉपुलेशन जो निकली है वो निकली है आपका सिक्किम की निकली है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इन सारे और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप भाई पढ़िए। मैं तो कहूँगा जनगणना वाले तो पढ़ने हैं आप 3-4 बार। इनके सारे इफेक्ट जितने भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं से निकालिए। और वैसे तो मैंने काफ़ी सारे रिवाइज करवा दिए हैं, क्वेश्चन इसी में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई और भी आता है तो भाई आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसे किसी के भरोसे नहीं बैठना भाई। आपको जब चल गया पता कि भाई जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपने इसको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज एज द ग्लोबल अडॉप्टेड इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस? किस वर्ष कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, यानी कि 1929 में। अच्छा, ये 1929 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था भाई लाहौर में हुआ था, यानी कि जो लाहौर का अधिवेशन था वहाँ था। इस समय में बताइए प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे इसके, तो ये थे JL नेहरू साहब थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे पहली बार जो हमने अपना जो इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात की थी वो बनाया भी था, वो था हमारा 26 जनवरी 1930 को ये बात आई थी। ठीक है। जो तो फर्स्ट टाइम जो हमने सेलिब्रेट किया था वो इस दिन किया था। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो 1885, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 1885 में इसकी होती है स्थापना। कांग्रेस की फाउंडेशन रखते हैं, ये होती कहाँ है, ये होती है बॉम्बे में। उस समय इसको बॉम्बे नाम से जानते थे, आज तो उसे मुंबई बोलते हैं। और जो थे उस समय पर इस्टेब्लिशमेंट, जो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये यहाँ पे थे। ऑर्गेनाइज किसने किया था इसको, ऑर्गेनाइज किया था इसको उस समय पर ए हो ह्यूम ने किया था। और टोटल डेलीगेट्स की बात की जाए तो 72 डेलीगेट्स यहाँ पर उपलब्ध थे। उसके बाद कांग्रेस की कुछ महत्वपूर्ण सेशन की बात हम करें अगर, तो देखिए एक सेशन होता है हमारा 1906 का सेशन। तो 1906 में ये सेशन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में, यानी कि कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था। इसको जो प्रिसाइड किया था किसने किया था, इसको जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी जी ने इसको प्रिसाइड किया था। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर डिमांड क्या आई थी, यहाँ पर जो डिमांड आई थी भाई वो थी, एक तो स्वराज की डिमांड आई थी, अपना राज होना चाहिए, ये डिमांड आई थी। स्वदेश, यानी कि अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का हम वो करेंगे। बॉयकॉट, क्या करेंगे, बॉयकॉट, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट करेंगे। और बात यहाँ पे हुई थी नेशनल एजुकेशन की, बात यहाँ पे हुई थी नेशनल एजुकेशन की, यहाँ पर बात हुई थी। उसके बाद एक जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सेशन है वो है 1907 का। ये जो सेशन था ये हुआ था भाई, ये हुआ था सूरत में हुआ था, ये हुआ था सूरत में। और ये जो प्रिसाइड किया था, इसे प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने। ये क्या था, रास बिहारी घोष ने किया था। इसमें हुआ था, स्प्लिट हो गया था यहाँ पर, किसमें, बिटवीन, भाई कांग्रेस जो स्प्लिट हो गई थी किसमें, एक तो बन क्या था एक ग्रुप,
मॉडरेट में, और एक किसमें हुआ था, एक एक्सट्रीमिस्ट में। तो दो ग्रुप बन गए थे कांग्रेस के, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। और आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे, इस थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। यहाँ पर तीन थे, जिसे बोलते हैं हम लाल बाल पाल, इस तरीके से उनको याद करते हैं। और यहाँ पे मॉडरेट्स में कौन थे, जी गोपाल कृष्ण गोखले थे और दादा भाई नौरोजी, तमाम लीडर और यहाँ पे थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेशन होता है इनका 1916 में, वैसे तो काफ़ी सेशन होते हैं, तो 1916 वाला सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था लखनऊ में हुआ था, और इसको डिसाइड किया था किसने, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जी, इन्होंने इसको डिसाइड किया था। ठीक है, और यहाँ पर कांग्रेस दोबारा से यूनाइट हो गई थी, यानी कि जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स बने थे वो दोबारा से यूनाइट हो चुके थे। 1917 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था कैलकाटा में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको जो डिसाइड किया था वो किया था एनी बेसेंट ने। अभी एनी बेसेंट कौन है, ये है भाई फर्स्ट वुमेन हु प्रिसाइड एनी सेशन ऑफ कांग्रेस, जिन्होंने कांग्रेस की किसी भी सेशन को जो उनकी अध्यक्षता की थी, वो पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, और पहली इंडियन वुमेन की बात कर लें तो वो कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। ये थी पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने प्रिसाइड किया था। इन्होंने किया था 1925 वाला प्रिसाइड किया था सेशन, जो हुआ था कहाँ, कानपुर में हुआ था। तो एक फैक्ट ये भी आप यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, वो है 1924 का जो सेशन हुआ था, ये हुआ था बेलगाम में, ये बेलगाम में हुआ था। और ये ओनली सेशन था जिसे गांधी जी ने यहाँ पे डिसाइड किया था। तो कांग्रेस का सिर्फ एकमात्र सेशन था जिसे गांधी जी ने डिसाइड किया था, 1924 वाला सेशन जो था, जो बेलगाम में हुआ था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी जानकारी मिल गई इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन आता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से आपको पता है सही जवाब कौन सा है। पहला वाला ही सही जवाब है, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के अंदर हमारा जो भारत का वित्त आयोग है वो आता है। तो हर 5 साल में इसको बनाया जाता है वित्त आयोग को, ये भी आपको पता होगा, हर पाँच साल में बनाते हैं। और जो इसके करंट जो कौन से नंबर का अभी जो है वित्त आयोग, वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके जो चेयरपर्सन हैं वो है NK सिंह, इसके अभी वर्तमान चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष जो हैं वो हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक पता नहीं मुझे क्यों ये क्वेश्चन याद आ रहा है कि आप ये बता, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके नीति आयोग ने इसकी जगह ली, तो भाई बताओ ये कब हुआ काम। ये हुआ था 2015 में हुआ था। और मुझे पता नहीं क्यों ये याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन आया है DSSB में ही आया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था 1950 में ये बना था, और 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, 14 में मोदी गवर्नमेंट आई, तो 15 में उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, यही किया था कि भाई इस प्लानिंग कमीशन को बदला और इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। और वहाँ से जो हमारी योजना थी, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना थी, वो भी फिर आना बंद हो गई थी। ठीक है, ठीक है, चलो। तो और कुछ कमीशन के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी। एक मिनट, हाँ। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, और ये इसीलिए पूछा भी जा सकता है ना। तो इलेक्शन कमीशन पहले तो बताइए कौन सा आर्टिकल में आता है। ये आता है आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CIC लिख दूँ मैं, चीफ CEC, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो थे भाई श्री सुकुमार सेन। ठीक है, ये थे।
फिर अगला है यूपीएससी। ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है 315 से 323 आर्टिकल में यहाँ बात की गई है। भाग किसमें? भाग ये आता है 14 में। ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ठीक है, यानी कि एससीज के लिए जो है नेशनल कमीशन है, ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 338 में। और अगर बात की जाए नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो ये भी 338 आर्टिकल में ही, बट पार्ट ए, और इसको ऐड किया गया। देखो जहाँ पे पार्ट ए बी सी ऐसे जुड़ जाता है ना, तो उसका मतलब उसे किसी न किसी संविधान संशोधन से ऐड किया होता है। तो इसको किया है जो 89वां संविधान संशोधन 2003 था, उससे इसको ऐड किया गया, यानी कि जो एसटी का नेशनल कमीशन है पहले से नहीं था संविधान में। ठीक। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी जो है, ये किस आर्टिकल में आता है? ज़रा सोच के बताइए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नेशनल ह्यूमन ह्यूमन जो राइट कमीशन है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? क्या ये आर्टिकल नंबर 251 में आता है, 240 में आता है, 45 में आता है, या 260 में आता है? ज़रा बताइए, ज़रा एक बार देखते हैं आप लोग कितने सही जवाब बताते हैं। तो भाई आप लोगों में से, चलो एक बार गैस कीजिए कौन सा आर्टिकल में आता होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये गैस किया है, जवाब गलत है। ये गैस किया है, जवाब गलत है। ये गैस किया, जवाब गलत है। और ये गैस किया तब भी जवाब गलत है। भाई क्यों गलत है? गलत है, गलत है। अब मैं बताता हूँ आपको गलत क्यों है। गलत इसलिए है क्योंकि जो एनएचआरसी है, पहली बात तो ये है कि भाई ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय है ही नहीं। ठीक है, यह है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो संवैधानिक बॉडी क्या होती है, संवैधानिक निकाय क्या होता है? संवैधानिक निकाय वो निकाय है जिसके बारे में संविधान में कोई आर्टिकल है। अब जिसके बारे में संविधान में कोई आर्टिकल ही नहीं है, वो होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो इसका कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा आपको संविधान में, क्योंकि संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है इस बात का। ठीक है, ये कमीशन है, बस इसको सेटअप किया गया था 1993 में। एक ह्यूमन राइट एक्ट आया था, उस एक्ट के अंतर्गत इसे सेटअप किया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यूअरी पावर्स ऑफ द सेंटर आर बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की जो अवधारणा है, निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? और आपके चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है, अगर आपने चूज़ किया है कनाडा, तो बिल्कुल सही जवाब आपका इसी से लिया गया है। अब आइए जानते हैं कुछ और सोर्स, और वो किस किस कुछ और बातें जो संविधान में ऐड की गई हैं, और उनके सोर्सेस क्या हैं उनके बारे में। तो देखिए, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से क्या क्या बातें हमारे संविधान में ली गई हैं इसके बारे में देखिए। एक तो यहाँ से लिया गया है भाई फेडरल स्कीम, यहाँ इसको लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ से लिया गया है। फिर जुडिशरी और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यहाँ से लिया है। इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, वो यहाँ से ली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जानते हैं यूके से क्या क्या लिया गया है। तो यूके से एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, यहाँ से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, ये यहाँ से लिया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप, ये है। साथ साथ में कैबिनेट सिस्टम और स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, आगे और जानते हैं यूएसए से। जानते हैं आप कि यूएसए से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, जोड़ी गई हैं हमारे संविधान में। तो यूएसए से जो लिया गया है, एक तो
फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये यहाँ से लिया गया है। महाभियोग जो आता है, इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं, महाभियोग इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट का, ये यहाँ से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और जान लेते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, एक तो है यहाँ से लिया गया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये यहाँ से लिया गया है। फिर यहाँ से लिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से लिया गया है। देखते हैं अगला, और हम क्या देख सकते हैं यहाँ से। आयरलैंड से ये लिया गया है। आयरलैंड से जो लिया गया है, एक तो यहाँ से ली गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ से लिया गया है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा ये यहाँ से लिया गया है। एक लास्ट 2-3 चीज़ें और बचती हैं, देख लीजिए फटाफट से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ से ली है ऑस्ट्रेलिया से। और क्या ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से लिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जॉइंट सिटिंग के बारे में। तो जॉइंट सिटिंग किसकी, ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग होती है वो भी यहीं से लिया गया है। यूएसएसआर की बात करें अगर, यूएसएसआर, तो यहाँ से जो है लिया गया, क्योंकि तब तो तब नाम था यूएसएसआर, इसलिए इसको यहाँ पे हमने यूएसएसआर ही लिखा है। तब यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ से ली गई हैं। और जो 5 ईयर प्लान था वो अवधारणा भी यहीं से ली गई थी। ठीक है, फ्रांस से जान लीजिए क्या क्या था। फ्रांस से एक तो रिपब्लिक लिया गया है। रिपब्लिक जो हम बने हैं यहाँ से बने हैं, इसको देखकर यहाँ पे लिया गया आइडियल्स ऑफ किस चीज़ के, एक तो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। हिंदी में बोले तो अगर इसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, अच्छा, जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, वहाँ से लिया गया है हमारा, जो संविधान में हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट, ये यहाँ से लिया गया है। जापान से भी चलो देख ही लो, अब देख ही रहे हो तो बस लास्ट वाला, जापान से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, ये यहाँ से लिया गया है। बढ़ते आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या लिखा है, चितराई फेस्टिवल, अच्छा हिंदी में कुछ गड़बड़ आ गया ना। चितराई फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ गॉडेस मीनाक्षी विथ लॉर्ड सुंदेश्वरा इन साउथ इंडिया स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट की यहाँ बात हो रही है। तो ये देखिए जो आंसर है इसका वो है आपका नंबर 1, यानी कि
नाडु की यहाँ पे बात हो रही है। जो मीनाक्षी देवी टेम्पल है भाई, ये जो है ये मदुरई में है। ये है तमिलनाडु में, कहाँ पर, किस जगह, मदुरई में है। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कुछ और फेस्टिवल की अगर बात कर लें इसी क्रम में हम, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। मुझे लगता है टाइम काफ़ी हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लिया है, इस वीडियो में कवर कर लिया है, तो फटाफट फटाफट करते हैं। एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसका बता दीजिए। और एक है नुआखाई फेस्टिवल है, फिर वांगला फेस्टिवल है, एक अंबुबाची मेला, ये बताइए ये कहाँ लगता है। लोसार फेस्टिवल, पोंगल, ठीक है। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता ही, सबको पता होगा, तो ये है नागालैंड में है। फिर आता है नुआखाई, ये है उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। फिर है वांगला, वांगला जो है भाई आपका पता है आपको, मेघालय में है। और ये कौन से ट्राइब वहाँ पे सेलिब्रेट करती है, तो ये करती है गारो ट्राइब। वहाँ पे 3 ट्राइब्स है ना, गारो, घासी, जयंतिया, तो वही वहाँ पे जो गारो है, गारो ट्राइब इस फेस्टिवल को मनाती है, वांगला फेस्टिवल। इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अम्बुबाची मेला ये लगता है असम में, ये लगता है कहाँ, असम में लगता है। और कौन से टेम्पल में लगता है, ये कामाख्या, ये लगता है कामाख्या टेम्पल जो है वहाँ पर, वहाँ लगता है, ठीक है। फिर पोंगल आपको पता है तमिलनाडु में है, पोंगल कहाँ है, तमिलनाडु। और लोसार कहाँ है, ये भाई यहाँ पे 2 स्टेट आपको याद रखने हैं, एक तो लद्दाख और अरुणाचल में भी ये है, अरुणाचल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो तिब्बत न्यू ईयर है उसमें यहाँ उसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन 1, प्लांट ग्रोथ के लिए जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चैप्टर साइंस का जो टॉपिक है, जो टिश्यू वाला चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई जिसके आपको जानकारी है, जिन लोगों को इसके बारे में, तो वो लोग कर सकते हैं आराम से। जिनको जानकारी नहीं है तो भाई अगर चाहो तो पढ़ लो, साइंस का चैप्टर टिश्यू वाला, उसी में से पूछा गया है। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे लगता है, अगर कोई पूछ लेगा अगर, ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर उसमें से कुछ आ गया तो ठीक है। तो एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, यानी कि जो पानी को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ठीक है, इसमें आप याद कीजिए जाइलम नाम का यहाँ पे टिश्यू होता है। और अगर फूड को ट्रांसफ़र करने की बात आएगी, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की बात आएगी, तो आप यहाँ पे याद कीजिए फ्लोएम, यहाँ पे नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो इसमें से पूछ लेगा। जहाँ और एक क्वेश्चन था, मैंने देखा भी था कहीं पर, कोकोनट हस्क है, इसमें कौन सा वाला टिश्यू होता है, तो इसमें होता है स्क्लेरेनकाइमा, इसमें होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इसमें होता है। जहाँ पर आपको डेड सेल्स दिख जाएं, जैसे इस कोकोनट, इसका मतलब होता है ना, जैसे जो कोकोनट का बाहर का कवर जो होता है बिल्कुल डेड दिखता है ना, उसमें कोई यहाँ पे हमें ग्रीनिश पार्ट नज़र नहीं आता है, तो ऐसा कहीं पर भी कोई चीज़ एग्जाम्पल देके पूछे तो वहाँ पर आपको टिक करना है स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि जो डेड सेल्स वाला टिश्यू है वो वाला, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द मार्शल स्किल्स ऑफ सिख, सिख की जो मार्शल युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कौन सा त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है, तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है होला मोहल्ला, ठीक है। अब कुछ मार्शल फेस्टिवल और भी है जिसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा थांगटा करके, ठीक है। सोचिए कहाँ पर हो सकता है ये, छाऊ डांस, छाऊ डांस एक ये है, इसके बारे में बताइए। और कौन सा है, पैका, पैका डांस, पैका नृत्य है, ये बता दीजिए। और एक सिलम्बम, सिलम्बम, ठीक है। और कोई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैका, तो पैका देखिए कहाँ पे है, पैका जो नृत्य है ये है उड़ीसा। सिलम्बम जो है ये है तमिलनाडु में, इसमें होती है स्टिक फाइटिंग होती है, डंडों से लड़ाई होती है। थांगटा, थांगटा आपको पता है
ये है मणिपुर का है, ठीक है। स्वाड़ वगैरह लेते हैं, इसमें तलवारबाजी करते हैं। छाऊ जो डांस है ये उड़ीसा का है, मेनली उड़ीसा, और वैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ये देखने को मिलता है। और ये सेमी मार्शल फॉर्म है, इनके पूरे तरीके से यहाँ पे युद्ध कौशल नहीं होता, सेमी मार्शल फॉर्म में होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक कलारियापट्टू जो होता है वो आपको पता है कहाँ का है? वो है केरला का है जो कलारियापट्टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम। द इलेक्शन कमीशन हैज़ नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बट ऑल्सो सम फंक्शन, डैश फंक्शन, ठीक है। तो कौन सा चुनाव आयुक्त केवल ना केवल प्रशासनिक बल्कि कुछ डैश कार्य भी हैं इसके। तो जो डैश कार्य है वह है काशी जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक कार्य भी कुछ करता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपको मैं ऐसे बता दूं, किसी राजनीतिक दल को मान्यता देनी है, चुनाव चिन्ह बांटना है, सदस्यों को अयोग्य घोषित करना है, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर निर्णय वगैरह लेना है। तो ये सारे काम इसमें आते हैं, अर्ध न्यायिक कार्य में ये सारे काम आते हैं। अच्छा, इनके बारे में तो देखिए, चुनाव आयोग का नाम आए और अब इनका नाम ना दिया जाए तो ये हैं जी, इनका नाम है, शायद मैं सही हूँ, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो क्या चुनाव आयोग के बारे में ऐसे जानकारी बांटना शोभा देता है क्या? बिल्कुल देता है यार, हमें पढ़ना है, इसलिए हमें तो बिल्कुल शोभा देता है कि हम पढ़ाएं, आपको बताएं और आप पढ़ें, ठीक है। चुप सपाट आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ रूरल एरियाज, कौन सा फीचर रूरल एरिया का कौन सा फ्यूचर, क्या फीचर है, नहीं है, है, विशेषता है बोल रहे हैं ना। थोड़ा जल्दी में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच में असमर्थता और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुविधा तक पहुँच, 4 ऑप्शन इस तरीके से बताए गए हैं, आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। मतलब गांव की कौन सी विशेषता है? तो बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच में असमर्थता, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इतनी आसानी से जो है बुनियादी यानी कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो पहुंच नहीं पाती हैं। ये वहाँ का जो मेन विशेषता है भाई, विशेषता, वाह, विशेषता नहीं है, कमी है बहुत बड़ी। चलिए, तो देखिए यहाँ से कुछ और जानकारी अगर हम हासिल करना चाहें तो एक तो ये देखिए, ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, ये कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था भाई? इसको जोड़ा गया था 73 1992 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 9 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इस शामिल है। 11वीं अनुसूची जो है, स्केड्यूल जो है, वो इसमें आती है, जिसमें को जोड़ा गया था इसके माध्यम से, जिसमें 29 सब्जेक्ट यानी कि 29 विषय शामिल हैं। आर्टिकल 40 क्या बात करता है? ये DPSP में आता है आर्टिकल 40, और ये बात करता है स्टेट क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा किसका? विलेज पंचायत, यहाँ पे ये आता है। फिर और क्या याद रखना है आपने यहाँ से? अच्छा, ये बताइए, जो पहला कौन सा स्टेट है जिसने यहाँ पे पंचायती राज जो सिस्टम था वो लागू किया गया था? पहला राज्य का नाम बताना है, ठीक है। तो वो राज्य का नाम है राजस्थान, और राजस्थान का नाम तो पूछता ही पूछता है, साथ साथ में बहुत बार यहाँ पे ज़िला कौन सा था, तो ज़िला है भाई, ये राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर ज़िला है। 1959 में यहाँ पे ये पहली बार पूरे देश में पंचायती राज यहाँ लगा था, और उसके बाद तो बाकी सभी जगह लगा है। फिर यहाँ पर दूसरा जो राज्य है जहाँ लगा था वो है आंध्र प्रदेश, इसमें भी 1959 में ही यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम आ चुका था, ठीक है। तो ये थे भाई टोटल 20 क्वेश्चन जो अभी PGT एग्जाम में हुए थे। होप ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, और वीडियो आपको बहुत 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 अच्छी लगेगी, मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। भाई आपको वीडियो में मेरी द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है तो ही इस वीडियो को लाइक करना, तो ही मेरे चैनल को आगे और बढ़ावा देना। अगर आपको लगता है कि सब बकवास है, बेफालतू की बातें हैं, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तो बिल्कुल आप अनलाइक और अनसब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और करते रहिए आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।